गाइस वेलकम बैक विद द कैटी। आज की वीडियो में हम +1 मैथ्स की जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे। सो गाइस इस एक्सरसाइज में पिछले ही सारे के सारे फॉर्मूले यूज होंगे, कोई भी न्यू डेफिनेशंस या डेफिनेशन नहीं आएगी, इसलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन करना ही स्टार्ट कर देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है, विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। आपको कुछ सेट्स दिए हैं और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा सेट किस दूसरे सेट का सबसेट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पे मैंने पेजेस बचाने के लिए, थोड़ा स्पेस बचाने के लिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है, सिर्फ उतना ही लिखा है जितना समझने के लिए नेसेसरी है। बाकी आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बुक से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 सेट्स दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। इसमें जो ए सेट है वो आपका रूल मेथड में दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म जिसको बोलते हैं उसमें दिया है। बाकी सारे के सारे सेट आपको रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, इन सब में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ ए सेट में एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले आपको जो ये सेट ए दिया है इसको आपको रोस्टर फॉर्म में इसी तरह से लिखना पड़ेगा। मीन्स टू से इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इन एनलिस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस सेट के एलिमेंट्स किस सेट में मिल रहे हैं, उस हिसाब से हम उन सेट्स को एक दूसरे के सबसेट्स में क्लासिफाई कर देंगे। तो देखिए जो सेट ए दिया है इसके लिए स्टेटमेंट्स है, set of all those x's such that x belongs to real and x satisfies x square minus 8x plus 12 is equal to 0। यहाँ पे x आपके सारे के सारे रियल होंगे और जो भी x होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स टू से इसके सॉल्यूशन या जीरोस जो भी आप बोलते हैं वो होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन आपको दी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये फर्दर आ जाएगी, 8 के 2 पार्ट होंगे, 6 और 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये x इंटू एक्स माइनस 6, इससे x कॉमन आया, अगले से -2 कॉमन लेने के बाद ये भी ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसमें बारी बारी दोनों को 0 लेते हैं। तो जब हम x माइनस 6 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 6 आएगा। जब हम x माइनस 2 को इक्वल टू 0 ले लेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ जाएगा। इट मीन्स टू से जो सेट ए है या यहाँ पे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन 6 और 2 निकले। तो इट मीन्स टू से जो सेट ए है इसके अंदर यही दो एलिमेंट्स है 6 और 2। तो हम ए को लिख सकते हैं 2,6। तो ये आपका सेट ए आ गया। इसके साथ आपके सारे के सारे सेट ए बी सी डी जो चारों सेट हैं वो रोस्टर फॉर्म में आ गए हैं। अब हम देखेंगे कौन किसका सबसेट है। तो देखिए सबसे पहले ए को देखते हैं। तो देखिए ए में 2 और 6 है, तो बी में 2 6 के अलावा एक और है, तो ए बी का सबसेट हुआ। अब सी को देखें तो देखिए सी में भी 2 और 6 हैं, तो ए सी का भी सबसेट हुआ। और ए डी का सबसेट नहीं हुआ क्योंकि डी में दोनों एलिमेंट नहीं है। अब बारी आती है बी। तो देखिए बी ए का सबसेट तो हो नहीं सकता, डी का भी नहीं है, सिर्फ सी का सबसेट है। तो बी सबसेट ऑफ सी यहाँ पे लिख देंगे, ये आप ठीक ढंग से लिख लें। नेक्स्ट यहाँ पे सी को ऐसे कर लें ताकि आपको सबसेट और सी के बीच में क्लैरिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट सी की बात आ गई। तो देखिए सी में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ये किसी का सबसेट नहीं है। बात आ गई डी की, तो डी ए बी और सी तीनों का सबसेट है। तो आ जाएगा डी, कॉमा लगा लें, इट्स सबसेट ऑफ ए कॉमा डी इज सबसेट ऑफ बी कॉमा डी इज सबसेट ऑफ सी। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको अगर लास्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो इसको वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको डिटरमाइन करना है कि जो आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ पार्ट्स दिए हैं, इसके 6 पार्ट्स हैं, उसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। अगर आपको जो स्टेटमेंट दी है वो ट्रू हो तो आपको उसको ट्रू के केस में प्रूव करना है, और इन केस अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो आपको एग्जाम्पल देना है। अब देखिए आपको बोला गया है ट्रू हो तो उसके केस में प्रूव करना है और फॉल्स के केस में एग्जाम्पल देना है। ऐसा क्यों बोला गया है?
ट्रू को प्रूव करने के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि जब कोई स्टेटमेंट ट्रू होती है तो उसको ट्रू तभी माना जाता है, या किसी स्टेटमेंट को हम उसी केस में ट्रू मानते हैं जब वो हर एक ग्राउंड पे, जब हम उसको किसी भी तरह से देखें तो वो ट्रू प्रूव होनी चाहिए। मीन्स टू से कोई भी एस्पेक्ट ऐसा ना हो जो उस स्टेटमेंट को फॉल्स कर दे। तो इसलिए जब हम किसी स्टेटमेंट का प्रूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी जनरलाइज्ड सा प्रूव करते हैं, उसको इस वे से प्रूव करते हैं जो उसको हर एक सिचुएशन में ट्रू प्रूव करे। लेकिन जो फॉल्स है उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी स्टेटमेंट एक भी ग्राउंड पे फेल हो जाए उसको फेल माना जाता है या फॉल्स माना जाता है। जैसे आपके पास 100 पीपल्स का एक ग्रुप है, मैं बोलता हूं कि ये सारे के सारे इंडियन हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, अगर इन 100 में से एक आदमी भी अगर इंडियन ना निकले, किसी और नेशन से बिलोंग करता हो, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, जस्ट एक आदमी के बिलोंग करने से भी। लेकिन ट्रू के लिए क्या होगा, सारे के सारे जो पर्सन है वो इंडियन ही होने चाहिए। और वो जो मैंने एक आदमी बताया जो एंटी इंडिया अनदर नेशन का है, वो किसी भी नेशन का हो, कोई भी एक हो 100 में से, उसी के लिए ये स्टेटमेंट जो वो फॉल्स हो जाएगी कि सारे के सारे इंडियंस नहीं है, चाहे वो कोई भी एक हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, 100th हो, 50th हो, कोई भी हो। लेकिन ट्रू के लिए सारे के सारे इंडियन होने चाहिए। इसलिए हमें ट्रू के लिए उसको इस हिसाब से प्रूव करना होता है कि हर एस्पेक्ट पे ट्रू प्रूव हो जाए। और फॉल्स के लिए हमें जस्ट एक एग्जांपल देना होता है जहां पे वो स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव होती है, या उस स्टेटमेंट में जो आपको बताया गया है वो फेल हो जाए, उस वो स्टेटमेंट जो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं उसके केस में फेल हो जाए। तो गाइस अब फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में आपको स्टेटमेंट दी है, सॉरी इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट दी है, इफ x belongs to a and a belongs to b then x belongs to b। आपको बोला गया है अगर x टाइप का कोई एलिमेंट a में से बिलोंग करता है और वो a सेट जो है वो किसी सेट b से बिलोंग करता है, तो उस केस में x टाइप का जो एलिमेंट होगा वो b में जाएगा। इस स्टेटमेंट को हम देखें तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि x टाइप के जितने भी एलिमेंट्स a में हैं या a के सारे एलिमेंट अगर ऐसा हो तो b में मिलने चाहिए, ये स्टेटमेंट बोलती है। अब इसमें आपको डाउट हो क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंगल ही एलिमेंट बताया गया है, तो डाउट हो सकता है कि ये वाला एलिमेंट तो बी में मिल सकता है, लेकिन ये एक्स इसके हर एक एलिमेंट को रेफर करता है। कैसे रेफर करता है वो आपको जस्टिफाई करता हूं। देखिए, अगर ए में आपके पास 10 एलिमेंट होते हैं, तो अगर हम एक्स को फर्स्ट एलिमेंट को, सॉरी जो ए का फर्स्ट एलिमेंट है, अगर हम उसे एक्स मान ले तो ये स्टेटमेंट उस एक्स को बी में लेके जा रही है। अगर हम ए के सेकंड एलिमेंट को एक्स ले लें तो वो उसको बी में लेके जाएगी। इस तरह ए का बारी बारी सारे के सारे एलिमेंट अप टू 10th एलिमेंट, हम सारे के सारे एलिमेंट्स को बारी बारी एक्स लें तो वो सबको बी में लेके जाएगी। इसलिए ये जो एक्स है ये ए के सारे एलिमेंट्स को रेफर करता है। मीन्स टू से ए का कोई भी एलिमेंट या सारे के सारे एलिमेंट जब ए बी से बिलोंग करता है बी में होने चाहिए। ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। और जब भी आपको इस टाइप की स्टेटमेंट दी हो तो आप एक्स बिलोंगिंग टू ए का मतलब ये समझे कि ए के सारे एलिमेंट बी में जाने चाहिए जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो। सो गाइस अब बात करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, एक्स टाइप का एलिमेंट जो ए से बिलोंग करता है वो बी में कब जाता है, जब ए बी का सबसेट हो। तो ये स्टेटमेंट तो उसी बेस पे ही फॉल्स प्रूव हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली सीधे ही फॉल्स लिख देता हूं। बाकी जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हम इसे कैसे फॉल्स प्रूव करेंगे वो भी बताता हूं। देखिए, इसने बोला है ए के एलिमेंट जो हैं वो बी में जाएंगे जब ए बी से बिलोंग करता हो। अब जो ए बिलोंग्स टू बी है ये स्टेटमेंट बोलती है कि जो भी आपका सेट होगा बी होगा उसमें ए सेट भी होगा और उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स और होंगे। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो सेट ए है इसमें 10 एलिमेंट्स हैं और इन 10 एलिमेंट्स से सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो ए के अलावा या ए के बाहर सेट बी में पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। इट मीन्स टू से ए के 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट बी में नहीं है। तो उन 7 एलिमेंट से हम कोई भी एलिमेंट ले लें, मान लीजिए हम 4th एलिमेंट ही ए का उठाते हैं, तो वही एलिमेंट आपको बी में नहीं मिलेगा। 4th एलिमेंट मीन्स टू से ये जो 3 एलिमेंट्स ए के यहाँ पे है उनको छोड़ के
वो चाहे कोई भी है, कोई और उसको मैं फोर्थ कंसीडर कर लेता हूँ, वो एलिमेंट उठाते हैं, वो आपको बी में नहीं मिलेगा। उस केस में स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई है, इसलिए हमें इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल सिंपल सा देंगे। ए कोई सेट फ्रेम करते हैं, उसमें हम दो एलिमेंट डालेंगे 1, 2। इसके अलावा एक सेट बी कंसिडर कर लेते हैं, इसमें हम सेट ए डालेंगे, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट में बोला गया है ए बी से बिलोंग करता है, और ए का कोई एक एलिमेंट डाल देंगे। अब देखिए अगर हम ए सेट का एलिमेंट 2 लें तो वो आपको बी में नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स प्रूव हो रही है। तो यहां पे आप सीधा लिख दें हियर ए बिलोंग्स टू सेट बी। सो फर्स्ट पार्ट 2 हो गया। नाउ 2 belongs to A, but 2 does not belongs to B, which implies above statement is false। ये आपका इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। सो गाइस जो इसका सेकंड पार्ट दिया गया है उसमें आपको बोला गया है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। आपको कोई सेट ए दिया है जो किसी सेट बी का सबसेट है, एंड बी बिलोंग्स टू सी, और दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि इसमें जो सेट बी है वो सी से बिलोंग करता है, देन ए बिलोंग्स टू सी, और यहां पे बोला गया है तो इस केस में ए भी सी से बिलोंग करेगा। अब देखिए गाइस ये स्टेटमेंट जो है वो क्लियरली फॉल्स है। क्लियरली फॉल्स इसलिए है क्योंकि देखिए अगर जो आपका सेट ए है, अगर बी में इस सेट से एक भी जाता, देखिए पहली तो बात यह है कि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, और अगर बी में एक एलिमेंट्स के अलावा एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा हो तो उस केस में ए बी का प्रॉपर सबसेट होता है। तो अब देखिए मीन्स टू से उसमें ए और बी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जब ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा ए बी का, जब ए में मान लीजिए 9 एलिमेंट है और बी में 10 एलिमेंट्स होते हैं तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, और उस केस में ए बी के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है बी सी से बिलोंग करता है, मीन्स टू से जो आपका सी सेट होगा उसमें बी सेट होगा और उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स और होंगे, पर सेट ए नहीं होगा। तब देखिए क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है, इनमें एलिमेंट्स का डिफरेंस है, तो इस केस में क्या होगा कि जो ए होगा वो आपको सी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ए इंडिविजुअली सी में नहीं पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई। अब इसके लिए भी हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए सिंपल से सेट फ्रेम करें, आप सिंगल एलिमेंट का सेट भी फ्रेम कर सकते हैं। मैंने मान लिया ए में 1 और 2 है और बी में 1, 2, 3 है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्लियरली ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट हो गया। लेट इसके आगे मान ले यहां पे कंसीडर लिख लें। जब हम कोई सेट कंसीडर करते हैं अपनी तरफ से लेते हैं किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, तो स्टार्टिंग में कंसीडर लिखते हैं, यहां पे भी कंसीडर लिख लें। आगे हमने मान लिया लेट सी इज इक्वल टू, अब देखिए सेट सी में बी डाल लें और कोई एक एलिमेंट मान लीजिए 5 डाल लेते हैं। तो नाउ B बिलोंग्स टू C। अब देखिए नाउ ये यहां पे लिख ले क्लियरली, क्लियरली ज्यादा बेटर लगेगा। क्लियरली B बिलोंग्स टू C बट A डज नॉट बिलोंग्स टू C, देयरफॉर आवर स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आप सिंगलटन सेट भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 लिया है, आप यहाँ पे 1 ही लें और यहाँ पे फिर 1 2 ही लें, तो उस केस में सिंगलटन एलिमेंट से भी ये प्रूव हो जाता है। सो गाइस इसके साथ सेकंड पार्ट खत्म होता है, थर्ड पे चलते हैं। सो गाइस अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको स्टेटमेंट दी गई है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। यहां पे बोला गया है कोई सेट ए है वो बी का सबसेट है और बी फर्दर सेट सी का सबसेट है, और बोला गया है जब ये दो स्टेटमेंट्स हों तो यहाँ पे ए बी सी का सबसेट होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो आपका ए सेट है इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो अब देखिए क्योंकि ए बी का सबसेट है तो वो 9 के 9 एलिमेंट्स बी में भी होंगे। अब देखिए क्योंकि ये 9 के 9 एलिमेंट्स बी में है तो ये आपको सी में भी मिल जाएंगे। तो अब देखिए जो एलिमेंट्स हम 9 ए में लेके चले वो सी में मिले, तो ऐसा जब हो
तब ए सी का सबसेट होता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। अगेन एक बार फिर से बता देता हूं, मान लीजिए सेट ए में 9 एलिमेंट्स होते हैं, तो वो 9 के 9 एलिमेंट्स बी में मिलेंगे। अब क्योंकि ये 9 एलिमेंट्स बी में है, तो क्योंकि बी सी का सबसेट है, तो ये 9 के 9 एलिमेंट सी में भी मिलेंगे। अब देखिए, तो इट मीन्स टू से ए के सारे एलिमेंट्स आपको सी में मिल गए, इस वजह से ए सी का सबसेट होता है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू हुई, तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, आपको इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लेट ए इज सबसेट, लेट देखिए यहाँ पे लिखे गिवन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। और यहां पे आपने क्या करना है, टू प्रूव, जो प्रूव करना है उसको टू प्रूव लिख लेते हैं, ए इज सबसेट ऑफ सी। तो यहां पे आप क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू ए। हमने मान लिया कि x टाइप का कोई एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, दिस सिंप्लाइज x आल्सो बिलोंग्स टू b बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। अब देखिए, ए बी का सबसेट है, इसलिए हम एक्स टाइप का कोई भी एलिमेंट अगर ए से लेंगे तो वो आपको बी में भी मिलेगा। अब देखिए, ये एक्स टाइप का एलिमेंट आपको बी में मिल रहा है, तो ये एलिमेंट आल्सो, ऐसे लिख दे, ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा, बी इज सबसेट ऑफ सी, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू सी। अब देखिए, ये एक्स टाइप का एलिमेंट बी में है और बी सी का सबसेट है, तो ये एक्स आपको सी में मिलेगा, सी में भी गया, मीन्स टू से देयरफॉर x belonging to A implies x belongs to C, मीन्स टू से x टाइप का कोई भी एलिमेंट आप A में लेंगे तो वो C में भी मिलेगा। और जब ऐसा होता है तो इस केस में लिखते हैं हम A is subset of C, हैंस प्रूव्ड। ये सबसेट की डेफिनेशन होती है। आप चाहे तो जो सबसेट की डेफिनेशन है उसे भी देख सकते हैं, जो मैंने आई थिंक सो जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें आपको बताया था, सेकंड में ही होगी है। सो इसके साथ थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, फोर्थ पे चलते हैं। सो गाइस, इसके फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया है A इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ C, देन A इज नॉट सबसेट ऑफ C। आपको बोला गया है अगर कोई सेट A है वो B का सबसेट ना हो, B फर्दर C का सबसेट ना हो, तो A भी C का सबसेट नहीं होगा, जो फर्स्ट होगा वो थर्ड का सबसेट नहीं होगा। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, पहले वो एग्जामिन करते हैं। पहले तो मैं आपको स्टेट पे बता दूं, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है वो बताता हूं। देखिए, हम कंसिडर कर लेते हैं ए में 10 एलिमेंट्स हैं और इसमें से इन 10 में से हम 9 एलिमेंट्स ही बी में डालते हैं और साथ में 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, कोई और एलिमेंट्स इसमें डाल देते हैं। तब देखिए, क्योंकि ए के 9 एलिमेंट्स ही इसमें है और बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं वो ए सेट से बाहर के एलिमेंट्स हैं, तो इस केस में ए बी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं मिले। अब हम क्या करते हैं, ये 10 के 10 एलिमेंट सी में डाल देते हैं, तो इस केस में ए सी का सबसेट हो जाएगा। अब क्योंकि ए के 10 के 10 एलिमेंट्स हमने सी में डाले हैं और बी में इनमें से 9 एलिमेंट्स हैं, तो बी के जो 9 एलिमेंट्स हैं वो तो आपको सी में मिल गए। इसके अलावा जो ये 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें से अगर हम 2 या एक ही एलिमेंट सी में डालें, मान लीजिए मैंने 2 एलिमेंट्स डाल दिए और जो तीसरा एलिमेंट है वो सी में नहीं डाला, तो इस केस में क्या होगा, देखिए बी के 9 एलिमेंट्स तो आपको मिल गए, ये 3 जो थे इसमें से 2 ही मिले और एक एलिमेंट इसका ऐसा बच गया बी का जो आपको सी में नहीं मिला, तो इस केस में बी सी का सबसेट नहीं होगा। अब क्योंकि देखिए, ए के सारे एलिमेंट सी में डाले हैं, ए सी का सबसेट हुआ, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं डाले हैं, ए बी का सबसेट नहीं हुआ, और बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं उसमें से ये 9 तो डले हुए ही थे ऑलरेडी सी में, क्योंकि सी में ए के 10 एलिमेंट्स हैं, तो जो एक्स्ट्रा 3 लिए थे उसमें से हमने एक स्किप कर दिया, तो बी सी का सबसेट नहीं हुआ, पर ए और सी ए सी का सबसेट हो गया। तो अब इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई। अब इसका एग्जाम्पल पूछा गया है तो हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम सिंपल एक एलिमेंट वाला सेट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 वाला फ्रेम करते हैं। ए में कंसीडर कर लिया 1 2 है, सेट बी में इसमें से एक एलिमेंट स्किप कर देते हैं 1 और 3 है, तो ए बी का सबसेट नहीं हुआ। अब सेट सी बनाए, देखिए सी ए का सबसेट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स सी में डाल दिए और बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो बी का जो एलिमेंट 3 है, देखिए 1 तो ए में नहीं था तो ये तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, तभी ए सी का सबसेट होगा, और 3 को स्किप करके यहाँ पे 4 डाल दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, हियर
A is not subset of B and B is not subset of C, but A is subset of C. Therefore क्या हो गया, above statement is false। तो आपकी जो ये स्टेटमेंट है ये यहाँ पे false प्रूव हो गई। तो इसके साथ फोर्थ पार्ट होता खत्म होता है। फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको बोला गया है x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b। मींस टू से आपको बोला गया है x टाइप के एलिमेंट a में जो हैं वो आपको b में भी मिलेंगे अगर a b का सबसेट ना हो तो देखिए ये स्टेटमेंट तो सीधे सीधे वर्ड्स में फॉल्स है। क्यों? क्योंकि x टाइप के एलिमेंट जो a से बिलोंग करते हैं वो b में तब जाते हैं जब a b का सबसेट हो, और यहाँ पे बोला गया है सबसेट नहीं है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अगेन इसका एक एग्जांपल देंगे। एग्जांपल में हम क्या करेंगे, a में कोई दो एलिमेंट्स डाल दीजिए, 1 और 2 डाल दिए। a b का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए b में इसमें से एक एलिमेंट स्किप कर दीजिए, 1 और 3 डाल दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लियरली a इज नॉट सबसेट ऑफ b। Now 2 belongs to A, but 2 does not belongs to B। This implies अब 2 A में था B में नहीं था, तो इस वजह से 2 does not belongs to B लिखा। This implies above statement is false। तो above statement जो है वो false हो गई। इसके साथ आपका इसका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। सिक्स्थ पे चलते हैं। सो गाइज इसके सिक्स्थ पार्ट में आपको स्टेटमेंट दी गई है a इज सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a। आपको बोला गया है a b का सबसेट है, तो इस केस में क्या होगा कि जो एलिमेंट आपको b में नहीं मिलेगा वो a में भी नहीं मिलेगा। ये आपको स्टेटमेंट दी गई है। तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये ट्रू क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्योंकि a b का सबसेट है, तो जो भी a के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपको b में मिलेंगे। अगर ए में 10 एलिमेंट हैं तो वो 10 के 10 ही एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे, इससे कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो अब अगर हम कोई ना कोई एलिमेंट बी का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा लें जो बी में नहीं है, तो मीन्स टू से वो इन 10 एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट ही होगा। बाकी जो इसमें जितने भी हैं उनसे अलावा तो कोई और होगा ही होगा जब बी से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन वो इन 10 के अलावा भी कोई ना कोई और होगा। तो अब क्योंकि देखिए इन 10 एलिमेंट्स के अलावा यही 10 एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं, इन 10 एलिमेंट्स के अलावा कोई भी एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसा एलिमेंट जो हम बी में लें, ऐसा एलिमेंट ले हम जो बी से बिलोंग नहीं करता है वो ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर हम कोई सेट ए लें जिसमें 10 एलिमेंट हैं, तो अब क्योंकि ए बी का सबसेट है इसलिए ये 10 के 10 एलिमेंट्स बी में होंगे, इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स और भी होंगे। तो अब देखिए अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट लूं जो बी से बिलोंग नहीं करता है, इट मीन्स टू से वो इन 10 में से एक भी नहीं होगा, बाकी जो बी में है उनमें से भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो बी से बिलोंग नहीं करता है तो एटलीस्ट इन 10 में से कोई भी नहीं होगा। तो अब देखिए इन 10 एलिमेंट्स के अलावा ये में कोई है ही नहीं, तो इसलिए वो एलिमेंट ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव x does not b belongs to b implies x does not belong to a। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। मींस टू से हम क्या करेंगे, कोई x टाइप का एलिमेंट b में ले लेंगे और ये मान के चलेंगे कि वो एलिमेंट x टाइप का एलिमेंट ऐसा लेंगे जो b में नहीं है और ये मान के चलेंगे कि वो एलिमेंट a में है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट x does not belongs to b and x belongs to a for some x। यहां पे हमने लिख दिया कि कोई x टाइप का एलिमेंट ऐसा एलिमेंट आपको पास इफ पॉसिबल है, यदि हो सकता है कि ये फॉल्स हो, तो कोई x टाइप का एलिमेंट हम ऐसा ले लेते हैं जो b में नहीं है लेकिन वो एलिमेंट a में मिलता है। तब आप लिखेंगे बिकॉज x बिलोंग्स टू a एंड a इज सबसेट ऑफ b। अब देखिए यहां पे बोला गया है x से बिलोंग करता है और a b का सबसेट है, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b।
तो जो सबसेट की डेफिनेशन है उसके हिसाब से देखें तो जो एलिमेंट आपको ए में मिल रहा है वो आपको बी में मिलेगा। तो ये क्या होगी, वो जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन हुई, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, क्योंकि देखिए हम एक्स को ऐसा एलिमेंट लेके चले थे जो बी में नहीं है, और जब हमने उस एलिमेंट को ऐसा ले लिया कि वो एलिमेंट ए में है तो वो एलिमेंट हमें बी में भी नहीं मिला। इट मीन्स टू से हमने जो कंसिडर किया है वो रॉन्ग है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इंप्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। हमारी जो सुपोजिशन हुई वो इस हिसाब से रॉन्ग हो गई। दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हमारी सुपोजिशन क्या थी कि जो एक्स टाइप का एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करता है, तो वही एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करता है। तो यही हमने प्रूव करना था कि एक्स बी से बिलोंग नहीं करता हो तो वो ए से भी बिलोंग नहीं करता है, वो प्रूव हो चुका है। इस वजह से ये चीज भी प्रूव हो गई, हैज प्रूव्ड। सो गाइज, यदि कहीं पे मेरे बोलने की स्पीड आपको फास्ट लगे तो आप यूट्यूब में जो वीडियो का एक सेक्शन आता है वहां से आप स्पीड वाला पार्ट होता है वहां से आप वीडियो की स्पीड कम भी कर सकते हैं अपने समझने के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है, लेट ए बी एंड सी बी सेट्स सच दैट A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection B so that B is equal to C। आपको शो करना है B C के इक्वल है। तो देखिए डेफिनेशन बोल रही है आपके पास A B और C तीन ऐसे सेट्स दिए हैं कि अगर आप A की B के साथ यूनियन लें और A की ही C के साथ यूनियन लें तो ये दोनों यूनियन आपस में बराबर है। उसी तरह ये दोनों इंटरसेक्शंस भी आपस में बराबर हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है, जब ये दोनों स्टेटमेंट्स इन तीन सेट के लिए गिवन हो तो उस केस में जो V होगा वो C के इक्वल होगा। ये आपने यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे इसके प्रूफ पे चलते हैं। तो इसके प्रूफ में देखिए आप लिखेंगे सबसे पहले जो आपको गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन ए कॉमा लगा देते B एंड C आर सेट्स, और आगे आपको दिया है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C एंड थर्ड आपको दिया है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। ये आपको चीज दी हुई है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड पार्ट मान लें, और यहाँ पे टू प्रूव जो प्रूव करना है वो लिख देते हैं। तो आपको प्रूव करना है B इज इक्वल्स टू C, B सेट C के इक्वल है। तो जब हमें ऐसा प्रूव करना हो, इक्वल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले सेट B का कोई एलिमेंट लेंगे उसको C में शो कर देंगे और फिर C का कोई एलिमेंट लेके B में शो कर देंगे। तो जब हम B में X टाइप का एलिमेंट लेके C में शो करेंगे तो B C का सबसेट होगा, और जब C का एलिमेंट लेके B में शो कर देंगे तो C B का सबसेट हो जाएगा। और जब दो सेट ऐसे हों कि पहला दूसरे का सबसेट हो दूसरा पहले का, तो उस केस में वो दोनों सेट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले पार्ट में मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू b। हमने x जो है वो सेट b से ले लिया, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब देखिए क्योंकि x टाइप का एलिमेंट आपको b में मिला हुआ है, इसका मतलब वो a और b की यूनियन में भी होगा, क्योंकि देखिए एक एलिमेंट किसी भी एक सेट में एलिमेंट हो तो वो यूनियन में चला ही जाता है। विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन c। इट मीन्स टू से जो आपका x टाइप का एलिमेंट है वो a यूनियन c में भी होगा। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ये आपको इक्वेशन 1 से पता चला। तब देखिए ये x a यूनियन c में है, इट मीन्स टू से x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। तो जो ये आपका x टाइप का एलिमेंट है a और c दोनों में से किसी ना किसी एक सेट में होगा। अब यहाँ पे इसके दो पार्ट हो जाएंगे, तो सबसे पहले लेते हैं पार्ट 1। लेट x बिलोंग्स टू a। हमने मान लिया कि x a से बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा x बिलोंग्स टू a और यहाँ पे लिखा इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि देखिए x हमने b से बिलोंग करता हुआ लिया था, तो यहाँ पे लिख दे बिकॉज x ऑल्सो बिलोंग्स टू b। एक्स बी से भी बिलोंग करता है। देखिए हमने एक्स बी में ही लिया था, हमने यहाँ पे माना एक्स ए से बिलोंग करता है।
ये वाला पार्ट कंसीडर कर लिया, तो उस केस में एक्स बी में भी होगा और जो दोनों में हुआ वो उनकी इंटरसेक्शन में जाएगा। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूजिंग इक्वेशन 2। अब देखिए हम इक्वेशन 2 में देखें तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आपस में इक्वल है। तो अब क्योंकि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में मिला है तो ये आपका ए इंटरसेक्शन सी में भी होगा, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब एक्स ए इंटरसेक्शन सी में हुआ तो देखिए एक्स ए से तो बिलोंग करता ही है, तो एक्स ए सी में भी होगा। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। मैंने दोनों लिख दिए हैं, तो यहां पे देखिए एक्स सी से बिलोंग करता है, तो देखिए जब हमें एक्स ए में मिला तो एक्स सी में भी मिला। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी, ये इंडिविजुअली भी लिख लेता हूं। और अगर हम इसका पार्ट 2 कंसिडर कर लें तो वो आपको दे रहा है कि x बिलोंग्स टू सी, पार्ट 2 आपको यही दे रहा है। तो देखिए जब हमने एक्स टाइप का एलिमेंट बी में लिया तो पार्ट 1 ने भी बोला कि इसके जो भी पॉसिबल केसेस थे उन्होंने ये बोला कि ये एक्स टाइप का एलिमेंट अगर आप बी में कोई लेके चलते हैं तो वो सी में भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर एक केस में मिलेगा। तो इसको नंबर आपने 3 दे देना है और इसको नंबर 4 दे दें। तो यहां पे लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन 3 एंड 4 implies B is subset of C। देखिए इक्वेशन 3 ने बोला था एक्स बी से बिलोंग करता है और वही एक्स आपको सी में मिल रहा है, तो 3 और 4 से आपको मिलेगा कि बी जो होगा वो सेट सी का सबसेट होगा। तो इसी तरह आप लिखेंगे सिमिलरली, इसको सिमिलरली बोलते हैं, वी कैन प्रूव C इज सबसेट ऑफ B। कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर ये जो हमने एलिमेंट एक्स बी में लिया है इसको सी में लेके चलेंगे और इसी तरह चलेंगे तो वो एलिमेंट आपको फाइनली जैसे ये बी में लिया था तो सी में मिला था, तो इसी तरह अगर हम एक्स को सी से लेंगे तो वो आपको बी में भी मिल जाएगा। इस वजह से सी बी का सबसेट भी होगा। तो देखिए आपने इक्वेशन 3 और 4 दे दी थी तो इसको 5 और 6 लिख दें। तो आपने लिखना यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट। तो 5 और 6 से आपको क्या मिलता है? देखिए बी सी का सबसेट है मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में है, सी बी का सबसेट है सी के सारे एलिमेंट बी में है। और ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों सेट्स आपस में इक्वल हों। क्या जाएगा? बी इज इक्वल टू सी, और इसके साथ ही आपका स्टेटमेंट प्रूव होती है, हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन का पार्ट 3। इसमें अगर आपको कहीं पे मुश्किल आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है सो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। आपको बोला गया है कि जो नीचे 4 कंडीशंस दी हैं वो इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट कब बोला जाता है? देखिए कोई भी स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट तब होती हैं जब अगर आपको उसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू मिले तो बाकी सारी की सारी भी ट्रू ही मिलनी चाहिए। मीन्स टू से अगर यहाँ पे ए बी का सबसेट मिले तो ए माइनस बी 5 के इक्वल होना चाहिए, ए और बी की यूनियन बी के इक्वल होनी चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होना चाहिए। इस तरह अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट ट्रू मिलती है जहां पे ए माइनस बी 5 होगा वहां पे ये तीनों भी ट्रू होने चाहिए। मीन्स टू से इसका यूनियन बी के इक्वल, इंटरसेक्शन ए के इक्वल और ए बी का सबसेट भी होना चाहिए। ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, ये इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू लेके चलेंगे और बाकी सब स्टेटमेंट्स ट्रू हैं ऐसा होने के केस में ये प्रूव कर देंगे। इस तरह सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे? फिर सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू लेके चलेंगे और बाकी सबको ट्रू प्रूव कर देंगे। इस तरह फिर हम थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू लेके चलेंगे, बाकी को प्रूव करेंगे और फिर फोर्थ को, बारी बारी सभी को। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हमने मान लिया। इसको लिख दो पार्ट 1, ये हमने ट्रू मान लिया। तो हमें क्या करना है? टू प्रूव। अब हमें देखिए प्रूव करना है, तो प्रूव के लिए हमें पहले सेकंड पार्ट प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करना पड़ेगा? तो यहां पे लिख ले टू प्रूव a माइनस बी इक्वल्स टू 5। ए और बी के डिफरेंस को हमें 5 प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। तो हम मान लेंगे इफ पॉसिबल
लेट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5। हम मान लेंगे कि जो हमें दिया है पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए वो ट्रू नहीं है, तो ट्रू जब नहीं होगा तो ये 5 नहीं होगा। जब ये 5 नहीं होगा तो कोई ना कोई एलिमेंट a माइनस बी में जरूर होगा। तो हम मान लेंगे लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। दैट मीन्स टू से जो x होगा वो a माइनस बी से बिलोंग करेगा। अब देखिए x a माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, तो जब हम डिफरेंस निकालते हैं a और b का, तो हम क्या करते हैं b के सारे एलिमेंट्स a से निकाल देते हैं। मीन्स टू से a माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो a में होंगे लेकिन b में नहीं होंगे, सिर्फ a के ही एलिमेंट a माइनस बी में आएंगे, और वो भी वही जो आपको b में ना मिले। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। जो एलिमेंट डिफरेंस से बिलोंग कर रहा है वो पहले सेट में ही होगा, दूसरे में नहीं होगा। तो अब देखिए x, सॉरी यहाँ पे आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू b। दिस इंप्लाइज a इज नॉट सबसेट ऑफ b। अब देखिए डिफरेंस जब हमने लिया, जब हमने कोई एलिमेंट डिफरेंस से बिलोंग करता लिया तो नेचुरली फर्स्ट सेट में होगा, सेकंड में नहीं होगा। जो सेट सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें नहीं होगा। और जब ऐसा होगा तो जो फर्स्ट सेट ए है इसका एलिमेंट आपको बी में नहीं मिला, इसलिए फर्स्ट सेट बी का सबसेट नहीं होगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन हुई क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही ये लेके चले हुए हैं कि जो सेट ए है वो बी का सबसेट है। देखिए ए को बी का सबसेट हम लेके चले हुए हैं। कॉन्ट्राडिक्शन हुआ विच इंप्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने कंसिडर किया या सपोज किया वो हमें रॉन्ग मिला। अब सपोजिशन इज रॉन्ग विच इंप्लाइज a माइनस बी इक्वल टू 5। इट मीन्स टू से जो a माइनस बी हमने नॉट इक्वल टू 5 लिया था, ये हमने सपोज किया था, वो किसके इक्वल टू होगा, 5। अब देखिए तो इट मीन्स टू से जब हमने a को b का सबसेट लिया तो a माइनस बी भी हमें 5 मिला। तो हम लिखेंगे विच इंप्लाइज 1 इंप्लाइज, या यहां पे लिख दें हैंस 1 इंप्लाइज 2, दैट इज 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट, ऐसे लिख दें। तो ये इसका इसके साथ फर्स्ट पार्ट ऐसे लिख दे 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट, कंप्लीट होता है। अब हम इसके थर्ड पार्ट को कंसीडर करके चलेंगे। तो देखिए इसके थर्ड पार्ट में आपको दिया है a यूनियन b इज इक्वल टू बी। ये हमने यहां पे प्रूव करना है। टू प्रूव a यूनियन b इज इक्वल टू b। सो गाइस देखिए सबसे पहले तो हम सीधा ही लिख देंगे क्लियरली b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। जो कोई भी सेट है वो उसकी किसी भी सेट के साथ यूनियन ले उसका सबसेट होता है। b यूनियन a यूनियन b का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम a यूनियन b किसी भी सेट की दूसरे के साथ यूनियन लिखते हैं तो इसमें दोनों सेट के पूरे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। मीन्स टू से a यूनियन b में a के भी पूरे एलिमेंट्स होंगे और b के भी। अब क्योंकि b के सारे एलिमेंट्स आपको a यूनियन b में मिले इसलिए b a यूनियन b का सबसेट होगा। इसको नंबर 1 लिख दें, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और नेक्स्ट अब हमें प्रूव करना है कि a यूनियन b भी b का सबसेट है। तो हम मान लेंगे लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। हम मान लेते हैं कि x टाइप का कोई एलिमेंट a यूनियन b से बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज ये या तो फर्स्ट सेट में होगा या सेकंड सेट में होगा। दिस इंप्लाइज, अब देखिए x a से बिलोंग करता है और हम स्टार्टिंग में ये कंडीशन लेके चले हैं a b का सबसेट है, तो a के सारे एलिमेंट्स आपको b में मिलेंगे। तो x बिलोंग्स टू a भी इंप्लाइज करता है x बिलोंग्स टू b। तो इट मीन्स टू से और x बिलोंग्स टू b। देखिए a बोल रहा है x बिलोंग्स टू a का मतलब है x बिलोंग्स टू b, और ये भी x बिलोंग्स टू b दे रहा है। तो इन दोनों से ये रिजल्ट मिला, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। यहां पे लिख दें बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी, ये यहां पे इसका रीजन लिख दें। तो एक्स बी से बिलोंग करता है। अब देखिए एक्स टाइप का एलिमेंट हम ए यूनियन बी से लेके चले और बी में मिला, दिस मीन्स टू से ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी। इसको नंबर 2 दे दें तो आगे क्या आ जाएगा 1 एंड 2 इंप्लाइज, देयरफॉर लिखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो ए यूनियन बी बी के इक्वल हो गया। वो कब हुआ? जब हम ए को बी का सबसेट लेके चल पड़े। तो दिस इंप्लाइज 1 एंड
3 आर इक्विवेलेंट। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इक्विवेलेंट हुई। सो गाइस अब इसके लास्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट है उस पे चलते हैं। यहां पे आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये आपको प्रूव करना है। ये इसका लास्ट पार्ट है। यहां पे चलो इधर लिख देते हैं टू प्रूव, ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो देखिए पहला तो आ जाएगा क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए का सबसेट होगा। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे सबसेट ऑफ ए आएगा। ये क्यों होगा देखिए, क्योंकि जब हम इंटरसेक्शन लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में है। मीन्स टू से अगर ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं है वो नहीं आएगा। इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी का सबसेट होता है। इसको नंबर 3 दे दें। इसके लिए मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बता देता हूं। जैसे ये हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये सेट ए है ये बी है। तो देखिए जब हम ए और बी की इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये पार्ट आता है ए इंटरसेक्शन बी में। तो देखिए क्योंकि ये पार्ट जो है ये पूरा का पूरा सेट ए में है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट हुआ। अब हमें सेकंड ये प्रूव करना है कि ए बी ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। तो हम मान लेंगे लेट x belongs to A. This implies x also belongs to B because A is subset of B. तो देखिए हमने A को इसका सबसेट प्रूव करना है तो हम इसमें कोई एलिमेंट x टाइप का लेके चलेंगे। अब क्योंकि A B का सबसेट है, जो हम स्टार्टिंग में देखिए कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो इस वजह से x टाइप का एलिमेंट जो A में है वो सबसेट होने की वजह से B में भी जाएगा। तो अब देखिए x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। तो अब देखिए ये x टाइप का एलिमेंट आपको a और b दोनों में मिला। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b में भी होगा। तो अब देखिए आप x टाइप का एलिमेंट a में लेके चले, वो आपको इंटरसेक्शन में भी मिला। तो दिस इंप्लाइज a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसको नंबर 4 दे दें तो ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट हुआ। तो देयरफॉर 3 and 4 implies a इज इक्वल टू सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए लिख दें। तो इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आ गया। दिस इंप्लाइज 1 and 4 आर इक्विवेलेंट। तो इस तरह से 1 और 4 भी आपस में इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हो गई। इस तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट्स को प्रूव करने के लिए हम सेकंड को लेके चलेंगे और इसके 1, 3 और 4 को प्रूव कर देंगे कि सेकंड ट्रू है तो बाकी मिलती हैं। इस तरह बाकी को करेंगे। तो बाकियों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उनके सॉल्यूशन आपके लिए करके मैं एक फोटोज डाल दूंगा। उनके बाकी जो 3 पार्ट्स को लेके जो सॉल्यूशन करने हैं उनके, वो आप खुद समझ लें। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें आपको लिखा है शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। यहाँ पे आपको दिया है ए बी का सबसेट है और सेकंड आपको प्रूव करना है सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सी माइनस बी में कोई एक्स टाइप का एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको सी माइनस ए में प्रूव कर देंगे, शो कर देंगे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है गिवन ए इज सबसेट ऑफ बी और यहाँ पे लिख देना है टू प्रूव, या टू शो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे शो लिखा है तो सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब देखिए एक वेन डायग्राम से समझाता हूँ, आपको इलस्ट्रेट करने की ट्राई करता हूँ। देखिए ये आपके पास सेट है सी, या इसको हम सेट बी मान लेते हैं। ये बी सेट है और क्योंकि ए बी का सबसेट है तो नेचुरली वो इसके अंदर ही होगा।
तो अगर ये हम सी टाइप का सेट ले लें, सी टाइप का सेट थोड़ा बड़ा हो गया तो यूनिवर्सल सेट मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए जब सी में से बी को लेस करेंगे तो इतना पार्ट बच जाएगा, और सी में से जब ए को लेस करेंगे तो इसके बाहर का पार्ट बच जाएगा ये पूरा। अब आप देखें सी माइनस बी में ये वाला आया, सी माइनस बी, और सी माइनस ए में इतना इतना पूरा का पूरा आ गया। तो नेचुरली सी माइनस बी में कम आया है और सी माइनस ए में इतना घटा है, ज्यादा है, तो सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से नहीं, एक्स टाइप का एलिमेंट लेके ही प्रूव करेंगे। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, this implies x belongs to C and x does not belongs to B। देखिए अब हमने क्या किया है, C माइनस बी में x टाइप का एलिमेंट लिया। तो जब हम किसी सेट को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो B के जितने भी एलिमेंट C में होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इट मीन्स टू से C माइनस बी में जो एलिमेंट बचा होगा x टाइप का, वो क्या होगा, वो आपको C में तो मिल जाएगा लेकिन B में नहीं होगा। अब देखिए which implies x belongs to C and x does not belongs to A because A is subset of B। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा कि x A से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि देखिए A B का सबसेट है, तो जो भी A में है वो B में है। इट मीन्स टू से जो B में नहीं है वो A में हो ही नहीं सकता। तब क्योंकि X टाइप का एलिमेंट B में नहीं है तो ये A में भी नहीं होगा। और देखिए ये स्टेटमेंट बोल रही है X बिलोंगिंग टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। मीन्स टू से ये जो X टाइप का एलिमेंट है वो C में है और A में नहीं है। इट मीन्स टू से X बिलोंग्स टू C माइनस A। ये जो X टाइप का एलिमेंट है वो आपको C माइनस A में मिल जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की कंडीशन यही होती है कि जब हम किसी सेट से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जो इस सेट में एलिमेंट आएगा वो पहले में नहीं होगा और दूसरे में ही होगा। तब देखिए इस तरह हम x जो c माइनस बी से लेके चले वो आपको c माइनस ए में मिला। दिस सिंप्लाइज c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब इसी क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन के लिए मैंने वेन डायग्राम का यूज किया है, जिसमें मैंने ए और बी को अलग अलग में ड्रॉ किया है। अलग अलग में ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने ए को छोटा रखा है, बी को बड़ा रखा है। इनको अलग अलग में इसलिए ड्रॉ किया है मैंने ताकि आपको जो डिफरेंस है वो इजीली पता लग जाए। अब क्योंकि ए बी का सबसेट है, इट मीन्स टू से ये जो ए है ये बी के अंदर जैसे है। अब देखिए जब सी माइनस ए करेंगे तो ये वाला शेडेड पार्ट आएगा, और सी माइनस बी करेंगे तो ये वाला शेडेड पार्ट आएगा। तो नेचुरली सी माइनस बी जो है वो सी माइनस ए से छोटा है, क्योंकि देखिए सी से इस केस में बड़ा घटा, इस केस में कम घटा। तो जिसमें कम घटा उसमें ज्यादा बचेगा, जिसमें ज्यादा घटा उसमें कम बचेगा। तो इट मीन्स टू से सी माइनस बी में कम एलिमेंट होंगे, इसमें ज्यादा होंगे, इसलिए सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट होगा। और एक बात का ध्यान रखें, हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि सी एक ही सेट है, इधर भी मीन्स टू से हमने अलग अलग जस्ट डायग्राम बनाई है। ये यूनिवर्सल सेट भी एक है, सी भी एक है, और इसमें जो ए सेट है वो बी का सबसेट है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन भी मैंने कंप्लीट कर दी है, जो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। So guys, question number 6 है, assume that power set of A is equal to power set of B so that A is equal to B। आपको यहाँ पे बोला गया है कि A का पावर सेट और B का पावर सेट आपस में इक्वल है। आपको शो करना है अगर ये कंडीशन आपके पास है तो A और B भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ में एज इट इज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, सबसे पहले हम लिखते हैं जो आपको गिवन है। तो गिवन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, और आगे लिखना है टू शो, यहाँ पे टू शो लिख दें ए इज इक्वल टू बी। अब इसको शो करने का सिंपल तरीका होता है, हम ए में एक एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको बी में शो कर देंगे, फिर बी का कोई एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको ए में शो कर देंगे। कोई मीन्स टू से हम एक्स टाइप का एलिमेंट लेके चलेंगे। जब एक एलिमेंट आपको बी में मिल जाएगा तो ए बी का सबसेट होगा, बी का एलिमेंट ए में मिल जाएगा तो बी ए का सबसेट होगा, और जब दोनों आपस में ए बी का सबसेट हो बी ए का सबसेट हो तो ये आपस में इक्वल होते हैं। साथ में आपको एक चीज और बता देता हूं कि दो सेट्स की इक्वालिटी का मतलब होता है जो इसमें है एग्जैक्टली वही चीज इसमें होगी, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में जब मैंने सेट्स की इक्वालिटी बताई थी उसमें भी बताया था। सो लेट्स स्टार्ट।
और हाँ, एक बात और, पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, ए के जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। मीन्स टू से ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यूज करके आप जितने भी सेट बना सकते हैं वो सारे पावर सेट ऑफ ए कंस्ट्रक्ट करते हैं। मीन्स टू से आपके पास ए सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनको यूज करके आप जितने भी सेट्स बना सकते हैं उन सब का सेट पावर सेट ऑफ ए होता है। और पावर सेट ऑफ ए में ए के सारे सबसेट होते हैं, क्योंकि ए सेट के एलिमेंट्स को यूज करके आप ए के सबसेट्स ही बना सकते हैं या ए सेट बना सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। लेट x बिलोंग्स टू ए। अब देखिए x a से बिलोंग करता है, तो ऐसा सेट जिसमें ये x होगा वो पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए इसके एलिमेंट्स को यूज करके आप जो भी सेट बना सकते हैं वो सारे पावर सेट में होते हैं। तो x को यूज करके हम सेट x बना सकते हैं, वो पावर सेट ऑफ a में होगा, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। दिस सिंप्लाइज x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये दोनों सेट्स पावर सेट ऑफ ए और बी आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स टू से जो पावर सेट ऑफ ए में होगा वो बी में भी होगा। अब देखिए ये एक्स टाइप के एलिमेंट वाला सेट जो है वो पावर सेट ऑफ बी में पड़ा हुआ है, और ऐसा तभी हो सकता है जब एक्स एलिमेंट बी में हो, क्योंकि जो एलिमेंट सेट में होता है उसको यूज करके जो सेट बन सकता है वो पावर सेट में जाता है। तो अब देखिए एक्स टाइप का एलिमेंट आप ए में लेके चले, वो आपको बी में मिला। दिस सिंप्लाइज एक्स इज सबसेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे आएगा सबसेट ऑफ बी, इसको नंबर 1 दे दें। इसी तरह अगर हम x को b में लेके चले तो लास्ट में वो आपको a में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली यही लिखें, सिमिलरली वी कैन प्रूव, यहाँ पे a आएगा, सॉरी a इज सबसेट ऑफ b, प्रूव दैट b इज सबसेट ऑफ a, b को a का सबसेट प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, यूजिंग 1 इसको यूजिंग लिख ले एंड 2 वी गेट। अब 1 और 2 को यूज करेंगे तो ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों सेट्स आपस में इक्वल होते हैं, और यहां पे लिख दे हैंस प्रूव्ड। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव होता है। नेक्स्ट 7th पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 7th में आपको पूछा गया है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। मीन्स टू से आपको कोई सेट ए और बी दिए हैं और बोला गया है कि ऐसा हो सकता है कि अगर हम ए और बी के पावर सेट लें दोनों के, देखिए ए का पावर सेट बी का पावर सेट, उनकी यूनियन लें और दूसरी तरफ पहले सेट्स की यूनियन करें फिर पावर सेट लें उसका, तो ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये पूछा गया है। और जस्टिफाई, और आंसर आपको जस्टिफाई भी करना है। तो पहली बात गाइस ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, हम मान लेते हैं कि ए में 3 सेट एलिमेंट्स हैं और जो सेट बी है इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन बात ये आती है कि इन दोनों में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम है। तो जब हम इनकी यूनियन करेंगे तो इसके यूनियन में 4 एलिमेंट्स आएंगे। फिर से एक बार इलस्ट्रेटिव बता देता हूँ। देखिए जो सेट ए है इसमें मान लीजिए 1 2 और 3 है, और जो सेट बी है उसमें 2 3 4 है। तो जब पावर सेट ऑफ ए बनेगा उसमें 1 2 3 को यूज करके आप जितने भी सेट बना सकते हो वो सारे आएंगे। बी में 2 3 4 को यूज करके जितने सेट बना सकते हो वो आएंगे। लेकिन जब आप ए यूनियन बी लोगे तो उसमें 1 2 3 4 ये चारों के चारों एलिमेंट्स यूनियन में आएंगे। इट मीन्स टू से जब आप यूनियन का पावर सेट बनाने लगोगे, जब यूनियन का पावर सेट बनाने लगोगे तो उसमें 4 एलिमेंट्स वाला सेट भी होगा, लेकिन जब पावर सेट ऑफ ए और बी बनाओगे तो उसमें 3 एलिमेंट से ज्यादा वाला सेट होगा ही नहीं। इस वजह से क्या होगा कि जब हम पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी की यूनियन लेंगे उसमें 3 एलिमेंट्स तक का ही सेट आएगा, इन 4 एलिमेंट्स को यूज करके बना हुआ कोई भी सेट नहीं होगा। इसलिए इन दोनों की यूनियन और यूनियन का पावर सेट ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इज इट ट्रू, तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में आप लिखोगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं अब स्टेटमेंट इज फॉल्स, मैंने ऐसे लिख दिया। तो आपने एग्जांपल के लिए क्या करना, लेट ए इज इक्वल टू, सिंप्लिसिटी के लिए हम
दो दो एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं, आप एक एलिमेंट का सेट भी बना सकते हो। एक सेट में मैं सिंगल एलिमेंट ही लेता हूँ थोड़ा इसको कम करने के लिए। तो देखिए पावर सेट ऑफ ए में सबसे पहले देखिए 5 आएगा, फिर इन एलिमेंट्स को इंडिविजुअली यूज करके जो सेट बनते हैं वो आएंगे, और फिर लास्ट में 1, 2 आ जाएगा। ये आ गया पावर सेट ऑफ ए में। पावर सेट ऑफ बी में सिर्फ 5 और सेट बी ही आएगा। और जब हम पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी लेंगे, पावर सेट ऑफ ए, माफ कीजिएगा, ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी में 1, 2, 3 आएगा। तो जब हम पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी निकालते हैं, दिस इज पावर सेट ऑफ बी, इसको यू ना बनाएं, ऐसे रखें। तो इसमें आ जाएगा देखिए 5, 1, 2 और 1, 2 और 3। 5 तो दोनों में कॉमन एक बार आया, फिर सेट 1 आया, फिर सेट 2 आया, फिर सेट विद एलिमेंट 3 आया, और फिर सेट 1, 2 आ गया। ये आ गया, इसको नंबर 1 दे दें। और पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ए यूनियन बी का जो पावर सेट बनेगा, इसमें सबसे पहले देखिए 5 आएगा, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट का सेट 2 और 3 आ जाएगा, फिर दो दो एलिमेंट्स का सेट। तो 1 के साथ 2 लिया, 1, 2 हो गया, 1 के साथ 3 लेंगे तो 1, 3 आ जाएगा। अब देखिए, अब 2 की बारी आई तो 2 के साथ 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 2, 1 या 1, 2 एनलिस्ट हो चुका है। अब 2 के साथ सिर्फ 3 आएगा, 2, 2 आ नहीं सकता। फिर अब इसके बाद 3 के साथ कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि 3 के साथ 1 का 3, 1 और 3, 2 दोनों बन चुके हैं। तो लास्ट में आएगा 1, 2, 3, और ये आपका नंबर, इसको नंबर 2 दे दें। ये आपका पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बन गया। अब देखिए 1 और 2 दोनों को देखें तो इसमें देखिए 1, 2, 3 है, उसके बाद 1, 2 इसमें है, इसमें 1, 3 नहीं है, 2, 3 नहीं है, 1, 2, 3 भी नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, 1 एंड 2 implies पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। ये आपका इसका प्रूफ हो गया। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी जस्टिफाई हो जाता है, इसको जस्टिफाई भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में आपको बोला गया है शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, दिस इज एंड, माफ कीजिएगा, ए एंड बी, A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A union B। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, जस्ट आपको प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। इसमें X टाइप का एलिमेंट लेके नहीं चलेंगे, ये नॉर्मली ही हो जाएगा। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B टेकिंग, देखिए यहाँ पे टेकिंग लिख लें। जब भी हमने किसी क्वेश्चन को प्रूव करना होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हो, तो हमारा ये रूल होता है कि जहाँ पे ज़्यादा टर्म्स होती हैं उनको लेके चलते हैं, उसको सॉल्व करके एक टर्म बना देते हैं, क्योंकि एक को ज़्यादा में डिस्ट्रीब्यूट करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो ये ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन वैसे ही रहेगा। अब देखिए ए माइनस बी को ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज जब इसको समझाया था तब भी बताया था, अब भी आपको इलस्ट्रेट करने के लिए बता देता हूं। देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, ये इसमें ए है और ये बी है। तो जब हम ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना इतना पार्ट बी का, जो ए का बी का जो पार्ट ए में है वो लेस हो जाएगा, मीन्स टू से ये वाला पार्ट बचेगा। तो अगर हम बी डैश देखें तो बी डैश बी के बाहर का सारा पार्ट है। तो जब हम ए और बी डैश की इंटरसेक्शन लेंगे, ये बी डैश आया बाहर का, तो ए और बी डैश की इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा जो कि ए माइनस बी के इक्वल होता है। इसलिए ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख लें, ये बी है, ये आ गया बी डैश, तो ए और बी डैश की इंटरसेक्शन में इतना इतना पार्ट आएगा,
ए इंटरसेक्शन बी डैश में। और अगर हम ए माइनस बी करें तो ए में से ये बी वाला लेस हो जाएगा, तो भी ए माइनस बी में यही आएगा। तो इसको हम ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। तो ये आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश लिख सकते हैं। ये कैसे लिखते हैं देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर बीच में इंटरसेक्शन हो तो ये आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश आता है, जो कि ऊपर है। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने उल्टा यूज किया हुआ है। तो ये आ जाएगा ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर से देख लें, ये यहीं से वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए बाहर इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश आएगा, जो यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश। तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। अब किसी भी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट बनाता है, और यूनिवर्सल सेट की किसी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो सेट ए दे देता है। तो देखिए इस ये वाली साइड ए के इक्वल प्रूव हो गई, तो इसको लिख दे हैंस प्रूव्ड। यहां पे ऐसे लिख दे, दिस सिंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ये आ गया। अब इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट टेकिंग, फिर से लिख दे टेकिंग। अब इसमें भी देखिए यहाँ पे ज्यादा टर्में हैं, हम ये वाला पार्ट ले लेंगे ए यूनियन बी माइनस ए। तो इसको फिर से वैसे करेंगे ए यूनियन, अब बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए डैश लिख सकते हैं। तो ये वैसे आ जाएगा। देखिए फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन है, तो ये आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बीच का वैसे ही, और ए यूनियन ए डैश आ गया, विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, और ये आ जाएगा ए यूनियन ए डैश। फिर से यूनिवर्सल सेट के बराबर हुआ, क्योंकि किसी भी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल होती है। इसको ब्रैकेट में रखें, तो जब किसी सेट की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लें तो वो सेट आता है, क्योंकि देखिए इन दोनों में सिर्फ इतना पार्ट ही कॉमन होगा। ये देखिए ये यूनिवर्सल सेट आ गया, इसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी ये डाल दिया। तो जब यूनिवर्सल सेट के साथ इसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो यही वाला पार्ट आएगा। तो आ गया ए यूनियन बी, विच इंप्लाइज ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। देखिए इसके बराबर प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये दोनों पार्ट आपके इस तरह से प्रूव हो गए। या इसको आप टेकिंग राइट हैंड साइड लिख लें यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली है तो ये ले ले, और यहाँ पे इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये चीज़ ना लिख के जो मैंने पीछे करवाया उसी की तरह कर लें। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। 9th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको बोला गया है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स कर ले। यहाँ पे सेट्स की प्रॉपर्टी को यूज करके आपको दिखाना है या प्रूव करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी भी इक्वल टू ए होता है। तो पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में फिर से वैसे ही जहां पे ज्यादा टर्म्स हैं उस वाली साइड को हम कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे कंसीडर लिख देते हैं, आप टेकिंग भी लिख सकते हैं, कंसीडर भी लिख सकते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ये वाली साइड ले ली। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये ए यूनियन ए आएगा, और बीच में इंटरसेक्शन है वैसे, और ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू ए यूनियन ए। अब किसी सेट की उसी के साथ यूनियन ए ही देती है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन बी में ए और बी दोनों पूरे हैं, मीन्स टू से ए पूरा का पूरा ही है और बी भी पूरा का पूरा है। अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ए की जरूरत है, यहाँ पे ए दिया है, तो जब ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ए यूनियन बी में क्योंकि पूरा का पूरा ए आता है तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आपको ए देगी। देखिए ये आपका सेट आ गया ए, ये सेट आ गया बी, और इनकी यूनियन में पूरा का पूरा ये आ गया। तो जब हम ए सेट की इंटरसेक्शन इस ए यूनियन बी के साथ लेंगे तो इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन आता है, तो ए और ए यूनियन बी में सिर्फ इतना इतना ही आ रहा है जो कि सेट ए है, तो इसके बराबर हुआ। दिस सिंप्लाइज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। यहाँ पे लिख दे हैंस प्रूव्ड, और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख दें।
इसके बाद सिमिलरली इसी तरह सेकंड पार्ट है, आप खुद भी कर सकते हैं, मैं कर रहा हूं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तब देखिए ये आ जाएगा, बाहर इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन ए, नेक्स्ट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में चले तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए के बराबर होगा, क्योंकि दोनों सेट अगर ए हो तो दोनों में जो होता है वो कॉमन ही होता है, तो किसी सेट की खुद के साथ इंटरसेक्शन सेट इटसेल्फ आ जाता है। आगे आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए अगर हम दो सेट ए और बी ले लें, ए और बी, तो इनकी इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो जब इस वाले पार्ट की यूनियन ए के साथ लेंगे तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि यूनियन है दोनों के एलिमेंट्स आते हैं, माफ कीजिएगा, ये मैंने सेट ए लिया, ये बी लिया, और ये इनकी बीच की इंटरसेक्शन आ गई। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी इस पार्ट की पूरे सेट ए के साथ यूनियन लेंगे तो ये पूरा का पूरा सेट ए ही आ जाएगा। ए, तो दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए आ गया, हैंस प्रूव। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सो नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू सी। मीन्स टू से अगर आपके पास दिया है कि ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन सी इक्वल हो, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल है। देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ, मान लीजिए बी में 1 2 3 है और सी में 1 2 4 है। बी में ये एलिमेंट है और सी में ये एलिमेंट है, और जो ए एलिमेंट है उसमें 3 और 4 नहीं है, लेकिन 1 2 है ए में। तो जब आप एक ए सेट हमने, माफ कीजिएगा, बी 1 2 3 लिया, सी 1 2 4 लिया, और ए को हमने 1 2 ले लिया, तो जब देखिए आप ए की बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 आएगा, ए की सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 आएगा, लेकिन ये दोनों आपस में सेम नहीं है। यही चीज हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। तो शो दैट आपने शो करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। लेट, वैसे भी जब भी आपको किसी चीज को डिसप्रूव करना हो तो उसको एक एग्जांपल से ही डिसप्रूव किया जा सकता है। तो वैसे ही करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, ए में आप दो एलिमेंट 1 और 2 डाल दें, बी में जो मैंने वैसे यूज किया था 1 2 3 डाल दिया, और जो सेट सी है उसमें 1 2 के साथ एलिमेंट 4 डाल दिया। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, अब देखिए ए और बी की ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो इसमें 1 2 आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो देखिए ए और सी की इंटरसेक्शन में भी 1 2 आएगा। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये आ गया। बट ए इज नॉट इक्वल टू सी, हैंस सॉरी बी इज नॉट इक्वल टू सी है यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे बी और सी इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं विच इंप्लाइज बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये आपका इसके साथ प्रूफ हो गया। बहुत छोटा सा प्रूफ था, इसको डिसप्रूव भी करता था, इसलिए छोटे से ही इससे हो जाता है। ये मीन्स टू से जस्ट एक एग्जांपल इसको डिसप्रूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 11th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में आपको बोला गया है, लेट ए एंड बी सेट्स बी टू सेट्स। आपको दो सेट्स ए और बी दिए हैं। आगे बोला गया है, इफ ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन इक्वल टू 5। आपको ए की इंटरसेक्शन एक्स के साथ और बी इंटरसेक्शन एक्स 5 दी है, एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स भी आपको 5 के इक्वल दी गई है। तो आपको प्रूव करना है फॉर सम सेट एक्स, माफ कीजिएगा मेरी थोड़ी सेटिंग डिस्टर्ब हो गई है। तो यहाँ पे आपको ए एंड बी सेट्स दिए हैं, और ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स 5 दी गई है, और ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स भी इक्वल दिए गए हैं फॉर सम सेट एक्स, कोई सेट एक्स है।
आपको शो करना है a इज इक्वल टू बी, आपको a को b के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे आपको हिंट भी दिया है, आपको a इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x लेना है और b इक्वल टू b इंटरसेक्शन b यूनियन x लेना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये आपको बुक में दिया गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इसमें इन लॉस को यूज करके हम क्वेश्चन को वर्कआउट कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x विच इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन, अब देखिए a यूनियन x को हम b यूनियन x के इक्वल लिख सकते हैं, b यूनियन x, बिकॉज a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x। यहां पे लिखते हैं गिवन, ये आपको गिवन है। तो अब इसको आगे एक्सपेंड कर दें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी तो यह आ जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x। तो दिस इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन, अब देखिए a इंटरसेक्शन x और b इंटरसेक्शन x फाई दिए हैं तो फाई आ जाएगा। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटरसेक्शन b, इसको नंबर 1 दे दें। पहला पार्ट हो गया। अब इसी तरह आप दूसरा ले लें, v इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन x, तो आ जाएगा अगेन, यहां पे लिख दें अगेन b इज इक्वल टू v इंटरसेक्शन v यूनियन x, ये वाला पार्ट कंसीडर कर लें। तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा b इंटरसेक्शन a यूनियन x आ जाएगा। और यहाँ पे बिकॉज फिर से यही रीजन यहाँ पे भी डाल दें, यही कारण है इसका। देखिए a यूनियन x और b यूनियन x इक्वल है, तो आ जाएगा b इंटरसेक्शन a एंड यूनियन b इंटरसेक्शन x। अगेन फिर से देखिए, अब b इंटरसेक्शन x और a इंटरसेक्शन x देखिए दोनों आपको इक्वल टू फाई दिए हैं, तो ये जो b इंटरसेक्शन x है इसकी जगह फाई आ जाएगा, तो इसको मैंने a इंटरसेक्शन b लिख दिया अल्फाबेटिक ऑर्डर में और यूनियन फाई। सो दिस इज इक्वल टू, ये फर्दर आ जाएगा, इसको देखिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा है, इसको v इंटरसेक्शन x फाई गिवन है, तो आ जाएगा a इंटरसेक्शन b, क्योंकि किसी भी सेट की फाई के साथ यूनियन वो सेट दे देती है। v इक्वल टू इंटरसेक्शन b आ गया, इसको नंबर 2 दे। अब देखिए a भी a इंटरसेक्शन b था, b भी a इंटरसेक्शन b के इक्वल था। इट मीन्स टू से a और b दोनों सेम चीज के इक्वल हैं, इट मीन्स टू से a एंड b आर इक्वल, देयरफॉर 1 एंड 2 implies a is equal to b, और यहाँ पे लिख दें hence proved। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11th भी प्रूव होता है। क्वेश्चंस को बार बार समझने के लिए इनको दोबारा देखिए। और हाँ गाइस, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, एचपी बोर्ड से जो +2 कर रहे हैं उनको इन क्वेश्चंस के बहुत कम चांसेस होते हैं, आते ही नहीं हैं ज़्यादातर, तो इसलिए वो इन क्वेश्चंस को चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नंबर 12 में आपको दिया है फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। देखिए आपको बोला है आपने 3 सेट ए बी सी ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि दो दो की इंटरसेक्शन ले, सॉरी माफ कीजिएगा, तो वो नॉन एम्प्टी सेट आए और तीनों की इंटरसेक्शन 5 एम्प्टी सेट आ जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आपने इस हिसाब से लेना है कि ए बी सी में इन दो में भी कुछ कॉमन आए, इन दो में भी आए, इन दो में भी आए, लेकिन तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं लेना है। तो इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, लेट ए सेट में फर्स्ट 2 लेटर्स डाल लें 1 2 या अल्फा नंबर डालिए, बी सेट में नेक्स्ट 2 डाल लें 2 3, और सी सेट में c इज इक्वल टू 1 3। ये आपने 3 सेट्स मान लिए। अब देखिए ए और बी में 2 कॉमन आएगा, ए और सी में 1 कॉमन आ जाएगा और बी और सी में 3 कॉमन आ जाएगा, लेकिन तीनों को कॉमन लेंगे तो इसमें देखिए 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, और फिर अगलों की तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखिए ए और बी की इंटरसेक्शन आ गई 2 विच इज नॉट इक्वल टू 5। वैसे ही बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब बी और सी की इंटरसेक्शन में देखिए 3 कॉमन आया, अगेन नॉट इक्वल टू 5, और ए इंटरसेक्शन सी ये भी आ गए, देखिए ए और सी में भी 1 कॉमन आ गया, अगेन दिस इज फर्दर नॉट इक्वल टू 5, बट
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दिस इज 5। हेंस इसमें प्रूव ना लिखें, ये आपका एग्जांपल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। देखिए एक स्कूल के 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। इसमें से 150 स्टूडेंट्स ऐसे मिले जो टी पीते थे, यूज करते थे, लेते थे। 225 टेकिंग कॉफी, और इसमें से 225 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कॉफी यूज करते थे। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, और जो 100 स्टूडेंट्स थे वो ऐसे मिले जो टी और कॉफी दोनों पी लेते थे, जो भी मिल जाए। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। आपको ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉफी यूज करते हैं। तो अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, जो टी पीने वाले हैं उनके सेट के लिए टी डिनोशन दे देते हैं, टी इसके लिए, टी के लिए, और सी दे देते हैं सेट कॉफी पीने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी, देखिए कितने आएंगे, 150 स्टूडेंट्स टू बी टेकिंग टी, तो ये आ गए 150। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी, ये आ गए 225। और आगे 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी जो दोनों लेते हैं वो आ गए 100। अब आपने इसमें यूनियन का फॉर्मूला ही यूज करना है। वी नो टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी, प्लस होता है यहाँ पे, और ये आ जाएगा नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे वैल्यूज भर दें, तो नंबर ऑफ टी टी यूजिंग स्टूडेंट कितने आ गए, 150, और कॉफी वाले 225 आ गए, और माइनस 100 जो दोनों यूज करते हैं। एक चीज और, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। आपको ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो दोनों में से एक भी नहीं लेते हैं। मीन्स टू से इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करने हैं जो दोनों में से कम एक लेते हैं, और जो टोटल स्टूडेंट्स थे उसमें से उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है। वो आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो टी और कॉफी एक भी नहीं लेते। तो देखिए 150 और 225 को ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 375। इसमें से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 275 आ जाएगा। मीन्स टू से 275 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आइदर टी और कॉफी लेते हैं। तो आपको क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स नीदर टी नॉर कॉफी, जो ना तो टी यूज करते हैं ना ही कॉफी यूज करते हैं। तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सल सेट, मींस टू से क्लास में। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट पूरी क्लास है जो उन्होंने टोटल स्टूडेंट्स ऑब्जर्व की हैं, जिनका सर्वे किया है, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी यूनियन सी। तो आ जाएगा यू में है, देखिए 600 में से 275 को लेस कर देंगे, और ये आ जाएगा 600 में से 275 जाएंगे 325। मीन्स टू से 325 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टी और कॉफी एक भी चीज यूज नहीं करते हैं। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। 14th पे चलते हैं। सो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 14th पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। उन्होंने देखिए कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप लिया, उसमें से 100 स्टूडेंट्स हिंदी जानते थे, मीन्स टू से बोल सकते थे, लिख सकते थे। 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। 50 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इंग्लिश जानते थे और 25 को दोनों आती थी। ईच ऑफ स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए आगे एक कंडीशन और दी है कि हर एक स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक जरूर जानता है। नेक्स्ट दिया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। आपको पूछा गया है ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट दी गई है ईच ऑफ स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, मीन्स टू से हर एक स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक जरूर जानता है। तो मीन्स टू से जो हम यूनियन लेंगे या इंटर यूनियन लेंगे उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स ही कवर होंगे। तो उसी की वजह से हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप में यूनियन में जो आएंगे वो सारे के सारे बच्चे ही होंगे।
सो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज दी है, तो एच ले लेते हैं हिंदी के सेट के लिए, और इंग्लिश के सेट के लिए हम ई अल्फाबेट यूज कर लेते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच सेट, हिंदी वाले में आ जाएंगे 100 स्टूडेंट्स नॉर्थ हिंदी, और ई वाले सेट में आ जाएंगे 50 स्टूडेंट्स, और एच इंटरसेक्शन ई जो बोथ जानते हैं उसमें आ जाएंगे 25 स्टूडेंट्स। और आगे आपने क्या करना है, वी नो, वैसे ही जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है लास्ट एक्सरसाइज की तरह। एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन। तो यह जाएगी हिंदी में देखिए 100, इंग्लिश में 50 और इंटरसेक्शन में 25। तो 50 से 25 ये सॉल्व करके 125 आ जाएगा। तो देयरफॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो आपने लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इज इक्वल टू कितने आ गए, 125 स्टूडेंट्स इन टोटल हैं जो ग्रुप में हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15 पे चलते हैं। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। जो आपका 15 क्वेश्चन है ये 3 सेट्स वाला है। ज्यादातर जो एचपी बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन कम आता है, उसमें 2 सेट्स वाले ही क्वेश्चन आते हैं। फिर भी इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला याद करना भी, मेमोराइज करना भी इजी है। तो यहाँ पे दिया है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, देखिए 60 पीपल का सर्वे किया। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, देखिए 25 पीपल हैं जो एच न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। 26 रीड्स न्यूज़पेपर टी, 26 टी को यूज रीड करते हैं, और 26 रीड्स रीड न्यूज़पेपर आई। एच टी और आई 3 न्यूज़पेपर है, तो एच को 25, टी को 26 और आई को 26 पढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 रीड बोथ एच एंड आई, मीन्स टू से एच इंटरसेक्शन आई में 9 जाएंगे। 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच इंटरसेक्शन टी में 11 होंगे, और 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो टी इंटरसेक्शन आई में भी 8 होंगे। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, तो जब तीनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई 3 आएगी। तो इसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वो लोग जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये तो आ जाएगा एच यूनियन टी यूनियन आई में। दूसरा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो आपने फाइंड आउट करने हैं। तो ये भी इजी पार्ट है, पहले मैं फर्स्ट को करूँगा, सेकंड की एक्सप्लेनेशन उसी के साथ ही दूंगा जब आपका सेकंड पार्ट किया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो इसके सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले एच को पढ़ने वाले 25, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच 25। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी 26, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई ये भी आ गए 26। आगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन टी, देखिए एच इंटरसेक्शन टी मैंने पहले लिख लिया, तो एच और टी में 11 दिए हैं। एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी के बाद आई लिख लेते हैं, एच और आई में आगे 9 और 8 रीड्स बोथ टी एंड आई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन आई, तो ये आगे 8 दिए हैं। तो 3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर, मींस टू से एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब आपको पहले पार्ट में पूछा गया है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक पढ़ते हैं, तो इसमें तीनों की यूनियन निकालनी पड़ेगी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई यूनियन, सॉरी टी है यहाँ पे, टी यूनियन आई, इसको टी लिख लें तो आ जाएगा। देखिए सिंपल होता है, पहले एच लिखें पिछले की ही तरह, फिर टी लिखें, फिर लिख लें आई, पहले तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करें, फिर इसमें से बारी बारी इनकी जो पॉसिबल इंटरसेक्शंस बनती है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, मींस टू से एच और टी की इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करें, फिर टी और आई की इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करें, फिर माइनस आई और एच, मींस टू से एच इंटरसेक्शन आई सब्ट्रैक्ट करें। फिर हमने तीनों की इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट की है, तो आगे
दो दो की है, तो आगे तीनों की इंटरसेक्शन को इस केस में हम ऐड कर देंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, वीडियो की लेंथ वैसे इसकी बहुत लंबी जाएगी और बढ़ जाएगी। तो देखिए, बस आपने ये याद रखना है, अगर इसकी जगह 4 होंगे तो फिर 3 3 के लेस होंगे, सॉरी 2 2 के लेस होंगे, 3 3 के ऐड होंगे। फिर अगर 4 सेट होते तो 4 4 के फिर से आगे सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे। मीन्स टू से एक बार माइनस हो रहा है, अगली बार प्लस हो रहा है, फिर से माइनस होगा, फिर से प्लस, जितने मर्जी सेट्स आ जाएं। ये इसको मेमोराइज करने का तरीका है। देखिए, 2 के सब्ट्रैक्ट हुए तो जब 2 से एक सेट बढ़ा तो अगले की इंटरसेक्शन प्लस होती गई। वैल्यूज भरते हैं तो देखिए, एच टी और आई, इसकी वैल्यू है 25 26 26 25 प्लस 26 प्लस 26। फिर आपको इंटरसेक्शन वाली माइनस करनी है, दो दो की इंटरसेक्शन वाली, तो -11 9 और 8 -9 -8। फिर तीनों की इंटरसेक्शन 3 है, ये आपको ऐड करनी है। तो ये आ गया, तो देखिए 26 26 ये आ जाएगा इन तीनों का 77 -11 20, और ये आ गया 28 और प्लस 3, तो 77 3 80 -28, और 80 से 28 जाएंगे, ये 52 आ जाएगा। इट मीन्स टू से जो टोटल आपके पास पीपल थे जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, वो 52 थे। गाइस, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। इसमें आपने वो लोग बताने हैं जो जस्ट वन न्यूज़पेपर ही रीड करते हैं। इसको निकालने का भी बहुत ही इजी वे है, इसको नंबर 1 दे दें तो नंबर 2 आ गया। तो देखिए, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाले ही फाइंड आउट करने हैं। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लें, नंबर ऑफ पीपल, ये वाली स्टेटमेंट इतनी इतनी यहाँ पे लिख लें स्टार्टिंग में, यहाँ पे। फिर सेकंड की जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट ये मैंने मार्क कर दी है, ये वाली इतनी लिख लें। वैसे सेकंड में भी ऐसे ही आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ले। फिर इसके लिए क्या आएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ एच ओनली, हम निकालेंगे एक एक करके वो लोग जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तीनों की वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आएगा एच ओनली, तो देखिए इसको निकालने का तरीका है एच, फिर जिनमें एच जो इंटरसेक्शन जिन इंटरसेक्शन में एच की इंटरसेक्शन एच यूज हुआ है उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अगली देखिए, 2 की एक ही आई है, एक ही आई है, तो मीन्स टू से एच इंटरसेक्शन टी और माइनस एच इंटरसेक्शन आई को सब्ट्रैक्ट कर दें, और फिर तीनों की इंटरसेक्शन ऐड कर दें। आप चाहें तो वेन डायग्राम को यूज करके इसके रूल्स को भी वर्कआउट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है। तो देखिए, एच में आपके पास दिए हैं 25, एच इंटरसेक्शन टी 11, एच इंटरसेक्शन आई 9 और प्लस 3। तो देखिए 11 और 9 20, 25 से 20 के 3, ये आ जाएगा टोटल 5 3 8 पीपल आ गए पहले में। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो अभी गाइस हमने एच ओनली निकाले जो सिर्फ एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब हम इसके बाद दूसरा टी वाले निकालेंगे जो सिर्फ टी पढ़ते हैं। तो इसका जाएगा एन ऑफ टी ओनली लिख लें यहाँ पे। तो वैसे ही देखिए, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग टी, फिर टी के साथ इंटरसेक्शन देखिए, एक ये है एक ये है, तो ये दोनों आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है, एच इंटरसेक्शन टी एंड सेकंड इज एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, और प्लस कर देनी है तीनों की इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन हम इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि जब एच और टी की आई के साथ यूज करते हैं तो जो इन दोनों में एच में जो टी और आई दोनों पढ़ने वाले होते हैं वो इसमें और इसमें दोनों में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए एक बार ऐड करने पड़ते हैं। वर्कआउट कर सकते हैं आप। तो टी में देखिए 26 है, एच इंटरसेक्शन टी इसमें 11 आ गए, और टी इंटरसेक्शन आई इसमें आ गए 8, और लास्ट में 3। तो देखिए 26 में से 19 के 7, 7 और 3 10, ये आ जाएंगे क्या, ये आ जाएंगे 10 पीपल हैं जो सिर्फ टी पढ़ते हैं। वैसे इसके बाद आ गया आई ओनली, आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जस्ट, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ, वैसे देखिए आई लिखिए, फिर जिनके साथ आई है एच इंटरसेक्शन आई और माइनस टी इंटरसेक्शन आई, ये लिख लें, और प्लस
तीनों की इंटरसेक्शन को ऐड कर दें। ये देख लें, टी और आई में डिफरेंस देख लें, समझ आएंगे वैसे। तो देखिए नंबर ऑफ आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 26 हैं, 26। फिर एच इंटरसेक्शन आई 9 आ गए, टी इंटरसेक्शन आई 8 आ गए, और एच टी आई ये आ गए आपके 3। तो जाएंगे, सॉरी ये प्लस होंगे, 12 आ जाएगा इसका आंसर। 12 पीपल आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले आ गए। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो यहां पे लिखते हैं देयरफॉर, लास्ट स्टेटमेंट था, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो वो आ जाएंगे, देखिए नंबर ऑफ एच ओनली प्लस नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स टी ओनली प्लस नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स आई ओनली। तो देखिए पहले में 8 आए थे, दूसरे में 10 और तीसरे में 12, और ये हो जाएंगे टोटल 30 पीपल्स। तो 30 पीपल्स ऐसे हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक से दूसरा नहीं पढ़ते। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। So last question of this exercise is, in a survey it was found that 21 people like product A। एक सर्वे किया, उसमें उन्होंने देखा कि 21 पीपल ए प्रोडक्ट को लाइक करते थे, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी, और 29 जो थे वो सी को लाइक करते थे, 26 बी को, और ए को 21 लाइक करते थे। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 पीपल्स ऐसे हैं जो ए और बी दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी एंड ए देखिए दोनों को लाइक करने वाले 12 पीपल, एंड 14 पीपल्स आर देयर, और 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, ऐसे हैं जो बी और सी को लाइक करते हैं। 8 लाइक्स ऑल 3 प्रोडक्ट्स, और 8 पीपल्स ऐसे हैं जिनको ए बी सी तीनों प्रोडक्ट पसंद है। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सी प्रोडक्ट को ही लाइक करते हैं, उनको सिर्फ प्रोडक्ट सी ही पसंद है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, इसमें पिछले क्वेश्चन में जो आपने लास्ट वाले ओनली वाले पार्ट किए उसमें से सी ओनली ही करना है। तो सबसे पहले तो इसमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग प्रोडक्ट ए 21 हो गए, नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग प्रोडक्ट बी 26 हो गए, नंबर ऑफ पीपल प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले 29 हो गए। फिर नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पीपल ए और बी दोनों को, तो ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 14। नंबर ऑफ पीपल लाइक बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी ये वाला है, ये आपको दिए हैं 14, दिस इज इक्वल टू, एंड नंबर ऑफ पीपल लाइक सी एंड ए, सी इंटरसेक्शन ए, इसको ए इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। तो ये सी इंटरसेक्शन ए आ गया 12, एंड नंबर ऑफ पीपल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में गए वो है 8। आपको पूछा है हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो इसका आएगा नंबर ऑफ सी ओनली, सी ओनली, इसको ढंग से लिख लें, सी और ओनली को सेपरेट कर दें, तो आएगा नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। जैसा कि मैंने पहले बताया सिर्फ वही वाले इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें जो आप निकाल रहे हो ओनली उसमें से वो वाला जरूर दिया हो, और तीनों की ऐड करते हैं। तो देखिए सी प्रोडक्ट के हैं 29, ए इंटरसेक्शन सी में सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी एक ही है, ए इंटरसेक्शन सी और ये 12 आ गए, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, देखिए बी इंटरसेक्शन सी में 14। याद रखें ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन एक कॉमन चीज होती है, एक ही चीज होती है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 8। अब देखिए 29 8 37, और 12 और 14 हो गए 26। अब 37 में से 26 जाएंगे, 11 आपका आंसर आता है। तो इट मीन्स टू से 11 पीपल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सी ही लाइक करते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ
बी प्रो, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दें, लाइकिंग प्रोडक्ट सी ओनली, सिर्फ सी को लाइक करने वाले, दिस इज 11। सो गाइस, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ आपकी फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज भी खत्म होती है। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको ढंग से समझने के लिए इस एक्सरसाइज वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें, पीछे करके देखें, क्वेश्चंस को बार बार समझें। और एक बात का ध्यान रखें कि जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, खासकर जो यहाँ पे प्रूफ वाले क्वेश्चन है, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होते, लेकिन आपको कंसंट्रेट ज़्यादा करना है होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।